नमस्कार, खबर की टैटक में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर से करते हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल की आज बैठक होने जा रही है। पिछले दिनों जो सियासी भूचाल आया हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद कैबिनेट की बैठक पहले भी हुई, लेकिन एक बार फिर से जो बैठक हो रही है, इसमें किन किन एजेंडों पर खास तौर पर चर्चा होने वाली है, इसकी भी जरूर जानकारी आज निकलकर सामने आ ही जाएगी। लेकिन पहले कयास क्या लगाए जा रहे हैं इस बैठक से पहले, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये देने को लेकर कैबिनेट की मंजूरी आज मिलेगी। 1 अप्रैल से महिलाओं को 1500 रुपये देने की शुरुआत होने जा रही है। और आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बात का जिक्र पहले भी किया था और एक बड़ा निर्णय हिमाचल सरकार की तरफ से लिया गया था। ये उन गारंटियों में शुमार है जो कांग्रेस ने चुनाव से पहले दी थी, और इन गारंटियों को लेकर विपक्ष ने सरकार को, कांग्रेस को बहुत बार घेरा भी है। यहां तक कि जो बागी नेता हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी सवाल उठा रहे हैं। कल हमने राजेंद्र राणा से बातचीत की थी और राजेंद्र राणा ने जवाब भी दिया था कि सरकार के पास पैसे भी नहीं है, तो ये तो सिर्फ लोगों को धोखा या गुमराह करने जैसा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो मनोज धीमान, उनसे हम बातचीत करते हैं। मनोज, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज की जो कैबिनेट की बैठक है, इसमें जो फैसले आज लेनी जा रही है सुक्खू सरकार, वो कौन कौन से निर्णय हो सकते हैं, किन किन विषयों पर चर्चा होगी इस कैबिनेट की बैठक में, विस्तार से बताइए खबर की तह तक पहुंचकर। बिल्कुल कमल, देखिए आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे और इस कैबिनेट को अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें जो है वो 1500 रुपये जो महिलाओं को गारंटी थी, वो आज उसको मंजूरी मिलेगी। इससे पहले 2 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री ने इस की औपचारिक घोषणा की थी कि अब जो महिलाओं को 1500 रुपये देने हैं, वो गारंटी जो है वो उसको लॉन्च किया था, लेकिन आज उसको कैबिनेट में मंजूरी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को बिल्कुल कमल देखिए यहाँ पर लाभ भी होगा और चुनावों से पहले की ये गारंटियां थी जिनको अब सुक्खू सरकार जो है वो पूरा कर रही है। धीरे धीरे जो है वो गारंटियां वो है जिनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो ऐसे में ये एक बड़ी सौगात जो है प्रदेश की महिलाओं को मिली है, तो इसमें कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो लाभान्वित होंगी। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो JOIT के जो लोग हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। सर्द हवाओं में भी वो उनका धरना जो है विधानसभा के बाहर लगातार जारी है। तो ऐसे में रोहित ठाकुर जो है शिक्षा मंत्री, वो अपनी बात को इसमें रखेंगे आज और इस पर चर्चा भी होगी। साथ ही साथ जो SMC का मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे को भी लेकर के आज इसमें जो है वो चर्चा होगी और ये चर्चाएं जो है कहीं ना कहीं इनको अमली जामा भी पहनाया जा सकता है। तो काफी लंबे समय से सरकार के खिलाफ जो है ये लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी इनकी चल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब इनके बारे में सोचना होगा और आज की बैठक जो बुलाई गई है, इस बैठक में ये जो सारी की सारी चर्चाएं जो है वो अहम रहेंगी। अहम चर्चाओं के ऊपर जो है वो मोहर भी लग सकती है। और लेकिन कमल, पता तो तभी चलेगा जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी कि आखिर इसमें क्या निकल करके सामने आया है और किन किन मुद्दों पर जो है चर्चा हुई है। लेकिन कमल, बड़ी बात तो यह है कि विक्रमादित्य सिंह भी आज इस कैबिनेट में मौजूद रहेंगे और अपनी बातों को भी इसमें रखेंगे। इससे पहले जो कैबिनेट हुई थी उसमें विक्रमादित्य सिंह जो है वो मौजूद नहीं हो पाए थे क्योंकि उनका दिल्ली दौरा था, और आज भी वो इस बैठक में मौजूद होंगे और बैठक के तुरंत खत्म होने के बाद ही वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे क्योंकि नितिन गडकरी से उन्होंने समय मांगा और समय मांगने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे क्योंकि प्रदेश में कई नई सड़कों का निर्माण होना है और जो पुरानी सड़कों की रिपेयर होनी है उसके लिए वो पैसे की मंजूरी भी उनसे लेंगे और पैसा लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में अहम ये बैठक मानी जा रही है और इस बैठक में कई निर्णय जो है वो आज सुक्खू सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं क्योंकि जिस तरह से ये सियासी भूचाल जो है वो हिमाचल प्रदेश में आया था, राज्यसभा की सीट की हार के बाद काफी कुछ देखने को मिला, बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ था। यानी कि कहा जा सकता है कमल की पक्ष और विपक्ष बिल्कुल आमने सामने थे, सरकार को गिराने की बात भी हो रही थी। लेकिन अब जो है शिमला में जो है वो एक तरफ से कहा जा सकता है कि शांत वातावरण हो चुका है, राजनीतिक वातावरण जो है उसको शांति मिल चुकी है और किसी तरह का दबाव आपको लगता है मनोज कि हिमाचल की सुक्खू सरकार पर है और वो प्रेशर ये है कि एक तरफ विपक्ष आपको लगातार घिर रहा था, लेकिन आपके खेमे के ही विधायक बागी हो गए। 6 विधायक ऐसे हैं जो आज भी मुखर हैं सुक्खू सरकार के खिलाफ, चंडीगढ़ में मौजूद हैं। और कल राजेंद्र राणा को हमने सुना था, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि पैसे कहां से लाएंगे, लोगों को गुमराह करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो एक प्रेशर है लोकसभा चुनाव से पहले सुक्खू सरकार पर। आप मानते हैं कि जो गारंटियां आपने चुनाव से पहले दी थी कि हम सत्ता में आने के बाद ये करने वाले हैं, वादे पूरे करने वाले हैं, तो आपको लगता है इस
कैबिनेट में भी वही दबाव बना रह सकता है सुक्खू सरकार पर कि आप गारंटी को पूरा कीजिए, जो घोषणा की है उसको पूरा करने की तरफ एक कदम तो आगे बढ़ाइए कम से कम। बिल्कुल कमल, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से सरकार पर दबाव है, विपक्ष का दबाव तो बिल्कुल जाहिर सी बात है वो होना ही है, लेकिन दूसरी तरफ जो बागी नेता हुए हैं इनके, उनका दबाव भी लगातार इन पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब ये सारा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद वो बागी हुए और लगातार वो सोशल मीडिया पर, यानी कि सोशल मीडिया की बात तो छोड़िए, मीडिया में भी आकर अब खुली चेतावनी जो है वो सरकार को दे रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि राजेंद्र राणा ने कहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकार लगातार यही बात कहती आई है कि आपदा आई थी, आपदा के बाद हमने आपदा से जो है निजात पाई, उसके बाद पहले जो है वो भारतीय जनता पार्टी कितना कर्जा छोड़ के गई है, उस कर्जे से कैसे निपटना है, आगे किस तरह से ये काम करने हैं। और विपक्ष लगातार यही बात करता आया है कि जो चुनावों से पहले जो गारंटियां सरकार बनाने से पहले जो सुक्खू सरकार ने दी थी, वो गारंटियां अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। हालांकि एक गारंटी को फिर से पूरा किया गया है, यानी कि 1 अप्रैल से जो है महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कही गई है और आज उस गारंटी को कैबिनेट में मंजूरी मिल जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। बड़ा सवाल ये भी है कि जब वाटर सेस से 4000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद थी इनको, उस पर भी बिल्कुल एक बड़ा झटका लगा था सुक्खू सरकार को। एक तरफ रेवेन्यू आपको लाना है, दूसरी तरफ वायदों को पूरा करना है, उसमें पैसा खर्च होगा, वो पैसा कहां से आएगा, कैसे संतुलन बनेगा, ये एक जरूर चुनौती है सुक्खू सरकार के लिए। लेकिन देखने वाली बात है कैसे इस चुनौती से पार पाया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे एक और खबर पर हम बातचीत करेंगे। मनोज धीमान, हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह की बात करते हैं। दिल्ली दौरा उनका रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात वो करने जा रहे हैं। आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि की डिमांड की जाएगी, ये जानकारी मिली है। लेकिन उनका जो भी दौरा इस समय सुर्खियों में बना हुआ है उसमें चर्चाएं अलग अलग रहती हैं। हमारे साथ मनोज धीमान जुड़े हैं हमारे ब्यूरो। मनोज, विक्रमादित्य सिंह के दिल्ली दौरे को लेकर जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। सियासी गलियारों में इस दिल्ली दौरे को लेकर क्या चर्चा है? एक डिमांड तो है ही कि क्षतिग्रस्त सड़कें हुई हैं, हम ये भी मानते हैं, आपदा से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ये भी मानते हैं, और केंद्र सरकार की मदद बहुत जरूरी भी है। लेकिन इसके इतर अब सियासी तौर पर क्या चर्चाएं चल रही है विक्रमादित्य सिंह के अब ये दिल्ली दौरे को लेकर? बिल्कुल कमल, देखिए जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, यानी कि सरकार गिराने की बात आई थी, राज्यसभा की सीट हारी थी, उसके बाद जब विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट में मौजूद नहीं हुए और दिल्ली दौरे पर गए, यानी कि नितिन गडकरी से मुलाकात करने गए, तो सियासी गलियारों में यह हलचल मच गई कि अब विक्रमादित्य सिंह क्या करने वाले हैं। यानी कि कई सारी खबरें निकलकर सामने आई कि विक्रमादित्य सिंह हो सकता है भाजपा ज्वाइन कर ले, कोई या नई पार्टी बना ले, इस तरह की कई खबरें निकलकर सामने आई थी। लेकिन पिछले कल शिमला पहुंचने पर जो है उन्होंने बयान दिया था कि मुझे जो ऑब्जर्वर ने और हाई कमान ने जो मुझे काम दिया था, मैंने उस काम को निपटाया है। यानी कि नितिन गडकरी से तो मुलाकात उनकी ऑफिशियली थी, लेकिन उसके बावजूद ऑब्जर्वर ने ये उनको कहा था कि आप जो बागी विधायक हुए हैं उनसे मिलिए, उनको मनाने का प्रयास कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए कि उनका रवैया क्या है, किस तरह का वो काम चाहते हैं, किस तरह की बातें चाहते हैं। तो उन सारी चीजों को लेकर के वो बागी विधायकों से मिले थे, यानी कि बागी विधायकों के साथ मिले थे और उनसे मुलाकात की, उनसे उनकी राय जानी, क्योंकि ऑब्जर्वर और हाईकमान ने उनको कहा था कि आप ही उनसे बात करिए, उनको मनाने का प्रयास करिए कि आखिर वो किस बात को लेकर के अड़ गए हैं। तो ये सारी बातें, तमाम बातें जो है वो विक्रमादित्य सिंह की उनके साथ बैठक हुई, मीटिंग हुई, उसमें मीटिंग में निकल करके सामने आई, और जो हाईकमान ने विक्रमादित्य सिंह को जो जिम्मेदारी सौंपी थी उस पर उन्होंने सारा काम किया। और विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कह दिया है कि राजनीति में किसी के लिए कहीं भी दरवाजे बंद नहीं होते, यानी कि अगर बागी विधायक वापस आना चाहते हैं तो उनकी वापसी भी हो सकती है। यानी कहा जा सकता है कि राजनीति में कोई दरवाजे बंद नहीं। इसका महत्व देखिए आपकी, विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा है कि राजनीति में दरवाजे बंद नहीं होते, यानी कि दरवाजे खुले हैं उनके लिए, चाहे कोई भी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी की बात हो। लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने एक और बड़ी बात कही है कि जो जिस तरह से वो उनको सवालों के घेरे में लिया गया या उठाया गया, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। जिक्र किया है विक्रमादित्य सिंह का, तो हम दर्शकों को विक्रमादित्य सिंह की बातें सुनवा भी देते हैं, उनकी ओर से क्या कहा गया आप भी सुनिए मनोज। देखिए ऐसा है, मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूं कि वो हिमाचल आए और करीबन 4500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, और अतिरिक्त 200 करोड़ रुपए उन्होंने प्रदेश में विभिन्न विकास के योजनाओं के लिए प्रदेश को दिए हैं। उसके लिए
एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। कुछ और मांगे भी हमने उनके पास रखी है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में उसमें भी पूरा समर्थन और सहयोग केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को मिलेगा। जहाँ तक हमारी बात है, प्रदेश के सामूहिक विकास करवाना, हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाना, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, उसका निर्वहन करने के लिए हम कल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और पूर्ण सहयोग केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए, हिमाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, हिमाचल प्रदेश के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो केंद्र सरकार से मिला है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। एक बात पर गौर किया आपने, किस तरह से केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि अगर कोई भी राज्य सरकार है और उसकी सरकार राज्य में है लेकिन केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, तो बहुत कम ऐसी बातें सुनने को मिलती है। मनोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी इन दोनों खबरों पर। शुक्रिया, आपसे अपडेट दिन भर हम लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बात हरियाणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज पंचकुला का दौरा है। हरियाणा को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। परियोजनाओं की सौगात मिलेगी मुख्यमंत्री के हाथों। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि पंचकुला के विधायक है, वो भी मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री सौगात देंगे। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम रखा गया है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम बताया गया है। एक एक करके आपको बताएंगे हम कि मुख्यमंत्री लगभग 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा की 679 विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले। इससे अंदाजा लगाइए कि ये पूरे राज्य में कितनी बड़ी सौगात है। सभी जिलों में 938 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 392 प्रोजेक्ट का उद्घाटन कार्यक्रम। 22 जिलों के ही 2684 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की 679 प्रोजेक्ट का शिलान्यास कार्यक्रम। हरियाणा अंत्योदय परिवहन योजना भी आज मुख्यमंत्री लॉन्च करने जा रहे। 214 करोड़ की पीडब्ल्यूडी की परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। फरीदाबाद में दिल्ली आगरा और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे बल्लभगढ़ मोहना रोड पर रखी जाएगी इसकी आधारशिला। करनाल में 127 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर की भी आधारशिला रखने का कार्यक्रम है। इसके अलावा खालसा चौक से हरियाणा नर्सिंग होम तक के फ्लाईओवर की भी आधारशिला रखी जाएगी। 114 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई महेंद्रगढ़ में सिंचाई योजना का भी उद्घाटन आज होगा। 112 करोड़ रुपए की लागत से चरखी दादरी में नई सिंचाई जो सिंचाई योजना है उसका भी उद्घाटन होगा। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली फतेहाबाद जेल और पंचकुला में 87 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट भवन की भी आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस समय सीधे जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। अनिल, आज पूरे हरियाणा को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले हम कह सकते हैं कि ये बम्पर सौगात है हरियाणा वासियों के लिए। आज की जो सौगात हरियाणा को मिलने जा रही है, किन मायनों में खास आप मानते हैं? अनिल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए फिर से उनसे संपर्क साधेंगे। एक एक करके हम आपको ये भी बता रहे हैं किस तरह से आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ी सौगात प्रदेश भर के लोगों को देने जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि करोड़ों रुपए की सौगातें हैं। एक एक करके उन परियोजनाओं के बारे में हम आपको बता भी चुके हैं। 214 करोड़ रुपए की तो पीडब्ल्यूडी से जुड़ी हुई सौगात है और ये 22 जिलों के लिए। हरियाणा में 22 जिले हैं और 22 के 22 जिलों में कोई ना कोई आज सौगात मिलने जा रही है। इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम है ये बेहद खास भी रहने वाला है और इसी के लिए आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में रखा गया है, जहां पर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। अलग अलग जिलों को किस तरह की सौगात मिलने जा रही है, आज विस्तार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद बताएंगे। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम है। अनिल मोर फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अनिल, मैं पूछ रहा था किन मायनों में खास आज का ये कार्यक्रम है, किन मायनों में आज की बम्पर सौगात हरियाणा वासियों को मिलने जा रही है? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये जो सौगात है इसके मायने क्या?
देखिए कमल, लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। देर सवेरे लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है। उससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश को सौगातें दे रहे हैं। आज का दिन पूरे प्रदेश के लिए काफ़ी अहम है। पूरे प्रदेश को आज मुख्यमंत्री तकरीबन बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। जो आज प्रदेश को मुख्यमंत्री 850 के करीब जो योजनाएं हैं उनकी सौगात देंगे। अगर इन योजनाओं की अगर बात करें, 3600 करोड़ से ज़्यादा की ये परियोजनाएं हैं, 450 के करीब योजनाएं तो ऐसी जिनका मुख्यमंत्री की तरफ से उद्घाटन किया जाएगा। और एक बड़ी तादाद इन परियोजनाओं की 3600 करोड़ के अलावा मुख्यमंत्री एक और बड़ी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हैप्पी परियोजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। हरियाणा परिवार अंत्योदय परिवहन योजना है। इस योजना के तहत जो अंत्योदय परिवार है, जो गरीब परिवार है, वो गरीब परिवार हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री में सफर कर पाएंगे। तो एक बड़ी सौगात प्रदेश के लिए कह सकते हैं कि जो ये परिवहन की योजना है अंत्योदय परिवारों के लिए, इस योजना को भी एक बड़ी योजना हम मान सकते हैं। अगर पूरे प्रदेश की अगर बात करें, तमाम जिलों को सौगातें मिलेंगी। महेंद्रगढ़ की बात करें, रेवाड़ी, झज्जर, इन तमाम जिलों को माने तो 150 करोड़ से ज्यादा की सौगातें मिलने जा रही है। महेंद्रगढ़ दादरी की अगर बात करें, महेंद्रगढ़ दादरी उस बेल्ट में अमूमन पानी की कमी रहती है। वहां पर मुख्यमंत्री बड़ी पानी की परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। 100 करोड़ से ज्यादा वो पानी की परियोजनाएं रहने वाली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी से जुड़ी भी कई परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। फरीदाबाद की अगर बात करें, वहां पर पीडब्ल्यूडी की कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत होगी। इसके अलावा करनाल की अगर बात कर लेते हैं, करनाल में खालसा चौक पर एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। 100 करोड़ से ज्यादा वो फ्लाईओवर रहेगा, उसका भी मुख्यमंत्री आज शिलान्यास करने जा रहे हैं। यानी कमल, आज का दिन पूरे प्रदेश के लिए काफी अहम है। पूरे प्रदेश को आज मुख्यमंत्री बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। 3600 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजनाएं रहने वाले, इनका मुख्यमंत्री की तरफ से उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। 3600 करोड़ के अलावा 600 करोड़ की जो हैप्पी योजना रहेगी, जिसके तहत जो गरीब परिवार है, अंत्योदय परिवार है, जो हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री में ट्रैवल कर सकेंगे, उनको भी आज मुख्यमंत्री एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वाकई में बड़ी सौगात आपने ठीक कहा। आज का दिन काफी खास है हरियाणा वासियों के लिए। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और लगातार हम लाइव अपडेट्स पे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब संबोधित करेंगे इस कार्यक्रम में, वो भी लाइव तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे आपके जरिए। अनिल मोर बने रहिए। अब हमारे साथ एक और अहम खबर की हम बात करने जा रहे हैं। खबर की तह तक में दिल्ली में कल बीजेपी की एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के लिए कौन उम्मीदवार होगा, यह बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खासतौर पर मौजूद रहे दिल्ली में। नायब सिंह सैनी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो भी मौजूद रहे। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव भी पहुंचे थे, ये भी जानकारी है। प्रदेश संगठन मंत्री भी पहुंचे थे। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट को लेकर मंथन हुआ है और सूत्र ये बताते हैं, बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। यानी कि उम्मीदवार 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उतारे जाएंगे, ऐसे सूत्र बताते हैं। लेकिन फाइनल तो अब बीजेपी का आलाकमान ही बताएगा, बीजेपी नेतृत्व बताएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड बताएगा। बीजेपी की बैठक में गठबंधन को लेकर बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई है, यह भी सवाल बड़ा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि जानकारी लेकर आए हैं आपके सामने। खबर की तह तक पहुंचेंगे वो। अनिल, कल की बैठक बहुत खास थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरी लिस्ट बीजेपी की आएगी 1 से 2 दिन में या 3 दिन में आ सकती है, या चुनाव की घोषणा से पहले लग रहा है कि आ ही जाएगी। उसमें हरियाणा का नाम भी आ सकता है, यानी कि 10 लोगों सीटों का जिक्र भी हो सकता है। आपसे हम जानना चाहेंगे, एक बात क्लियर कीजिए कि क्या पूरा मूड हरियाणा बीजेपी कम से कम बना चुकी है कि वो चाहते हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लड़ा जाए, और गठबंधन को लेकर क्या मन में चल रहा है हरियाणा बीजेपी की? मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं। देखिए कमल, कल दिल्ली में चुनावों को लेकर काफ़ी अहम बैठक थी। बीजेपी कोर ग्रुप की राष्ट्रीय स्तर की बैठक थी, जिसमें कई राज्यों की टिकटों को लेकर मंथन किया गया। हरियाणा को लेकर भी टिकटों को लेकर मंथन किया गया। हरियाणा की तरफ से बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, ओपी धनखड़ जो राष्ट्रीय सचिव है वो मौजूद रहे। तमाम नेताओं की तरफ से जो चर्चा की गई कि हरियाणा में किस तरीके से बीजेपी को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की कई दिन पहले दिल्ली में बैठक हुई थी। उस बैठक में जिन जिन नामों को लेकर मंथन किया गया था, जिन जिन नामों को लेकर पैनल बनाए गए थे, उन्हीं नामों को लेकर कल दिल्ली में जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उस बैठक में चर्चा की गई। सबसे अहम बात यही है कमल, अगर देखी जाए, क्योंकि कई दिनों से इस तरीके की चर्चा चल रही थी कि बीजेपी जेजेपी में समझौता हो सकता है, जेजेपी को एक सीट मिल सकती है। इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर भी काफी चल रही थी। लेकिन कल जो बैठक हुई है, उस बैठक में जो सबसे अहम बात यही रही कि जो हरियाणा बीजेपी की लीडरशिप थी, हरियाणा बीजेपी की लीडरशिप की तरफ से बीजेपी आलाकमान के सामने 10 की 10 सीटों को लेकर नामों पर चर्चा की गई। 10 की 10 सीटों
सीटों को लेकर हरियाणा बीजेपी ने जो पैनल है वो केंद्रीय आलाकमान के सामने रखे। तो ऐसे में जब हरियाणा बीजेपी इकाई की तरफ से 10 की 10 सीटों को लेकर केंद्रीय आलाकमान के सामने चर्चा की गई है, 10 की 10 सीटों को लेकर जो पैनल बनाए गए थे हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की तरफ से, वो पैनल केंद्रीय आलाकमान के सामने रखे। तो अब ऐसे में संभावना लगातार कम हो रही है कि बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जैसे में हम लगातार बता रहे हैं कि 8 तारीख को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक यानी कल हो गई। कल उस बैठक में हरियाणा को लेकर भी चर्चा की जाएगी और कल हरियाणा के जो उम्मीदवार होंगे वो नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। संभावना है 9 तारीख को 10 तारीख को कभी भी बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। लेकिन अब तक जो बातचीत हुई है, क्योंकि अगर बीजेपी जेजेपी साथ मिलकर लड़ते तो कहीं ना कहीं अब तक 1 या 2 दौर की बैठक दोनों दलों के नेताओं के बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक वो बातचीत नहीं हुई। और कल जो दिल्ली में बैठक हुई है जिसमें हरियाणा के बीजेपी नेतृत्व ने सारी की सारी जो बातें आलाकमान के सामने रखी है, 10 की 10 सीटों को लेकर जो नाम रखे गए हैं, जो पैनल रखे गए हैं, उन्हीं पर केंद्रीय चुनाव समिति चर्चा करेगी। तो ऐसे में अब ये संभावना न के बराबर लग रही है कि बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब बीजेपी की तरफ से 10 की 10 सीटों पर कौन उम्मीदवार होंगे, कल जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उस बैठक में सभी नामों पर मुहर लग जाएगी। फिर कल बैठक के बाद बीजेपी आलाकमान की तरफ से जो दूसरी सूची जारी की जाएगी, पहली सूची बीजेपी जारी कर चुकी है, दूसरी सूची में हरियाणा के नामों को लेकर भी घोषणा बीजेपी आलाकमान की तरफ से कर दी जाएगी। ये हम मानकर चले कि जो दूसरी लिस्ट बीजेपी की आने वाली है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उसमें हरियाणा का जिक्र होगा, हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम होंगे उसमें, ये तो कंफर्म है या चर्चाएं हैं, सिर्फ कुछ भी हो सकता है? देखिए लगभग कंफर्म मान के चलिए, लगभग तय मान के चलिए कि कल जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य वरिष्ठ नेता है वो सारे के सारे मौजूद रहेंगे। तमाम राज्यों को लेकर चर्चा करेंगे। कल जिन जिन राज्यों को लेकर बैठक हुई जिसमें हरियाणा भी था, हरियाणा के नेतृत्व की केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा हो चुके। तो ऐसे में कल जो बैठक होगी इस बैठक में हरियाणा को लेकर भी चर्चा की जाएगी, हरियाणा के नामों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। अब देखना है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व हरियाणा की 10 सीटों में से कितनी सीटों की घोषणा फिलहाल करता है या बाद में की जाती है। लेकिन संभावना मानकर चलिए कल जो बैठक होगी कमल 8 तारीख को, उसके बाद 10 तारीख को जब भी बीजेपी की सूची आएगी उसमें हरियाणा की जो बीजेपी की सीटें होंगी उनमें उनकी घोषणा की जाएगी। खबर की तह तक पहुंचकर आपने कई बातों को साफ किया है, धुंधली तस्वीर को भी साफ करने का प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जुड़े रहिए आप हमारे साथ, एक और अहम खबर है जो दर्शकों को बतानी है। चंडीगढ़ से ही खबर है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज एक अहम बैठक भी करेंगे। कई कार्यक्रम उनके हैं पंचकुला में, हमने आपको बताया था कि इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, लेकिन एक बैठक भी है। प्रशासनिक सचिवों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे का समय है, हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी। ये बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, अनिल मोर बताएंगे। अनिल, देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से एक अहम बैठक आज चंडीगढ़ में की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से कुछ देर के बाद पूरे प्रदेश को बड़ी सौगातें देंगे। उसके बाद दोपहर बाद मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक है, 3 बजे सचिवालय में बैठक होगी। प्रदेश के जो तमाम प्रशासनिक सचिव है, प्रशासनिक सचिवों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक है। इस प्रशासनिक सचिवों की बैठक में मुख्यमंत्री अभी तक जो विकास योजनाओं का जो एक फीडबैक है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री फीडबैक यहाँ पर लेंगे। विकास योजनाओं की समीक्षा करते मुख्यमंत्री नजर आएंगे, क्योंकि कमल थोड़े ही दिन में आचार संहिता लग जाएगी। मोटा मोटा मानकर चलिए कि हफ्ते के आसपास जो आचार संहिता हफ्ते के आसपास लग जाएगी। आचार संहिता के बाद कहीं ना कहीं जो एक दायरा हो जाता है बैठकों का भी, कामकाजों का भी, उससे पहले मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश देंगे कि किस तरीके से आचार संहिता के दौरान जो भी प्रदेश में विकास योजनाएं जो चल रही होती है किस तरीके से उन पर काम होना होता है। तो कहीं ना कहीं आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री की कोशिश है कि जो तमाम सरकारी बैठकें हैं, तमाम तरह का जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ले। जितनी भी विकास परियोजनाएं प्रदेश भर में चल रही है, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनके कामों की जो समीक्षा कहां तक पहुंची है, समीक्षा बैठक भी इसको एक तरीके से कह सकते हैं। तो मुख्यमंत्री आज की बैठक में हर तरह की समीक्षा यहां पर करते नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल मोरा, आपने विस्तार से इन खबरों पर जानकारी भी दी और खबर की तह तक आप पहुंचे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं बात अब पंजाब की। पंजाब सरकार के बजट सेशन का आज 5वां दिन है और सदन में आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह पिछले दिनों को भी आप मान लीजिए। सदन में आज फसलों के नुकसान का मुद्दा तो उठाया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि मुद्दा कहीं और चला जाए। सदन के पटल पर आज कई बिल भी रखे जाने हैं। कौन से वो बिल हैं और क्यों हंगामा होने के आसार नजर आते हैं, हमारे साथ हरसिमरत पॉल हमारे संवाददाता जुड़ चुकी हैं पंजाब की खबरों पर, पंजाब सियासत पर जो नजर लगातार बनाए रखती हैं। हरसिमरत, आज
सेशन का 5वां दिन है, हंगामा क्यों बरप सकता है? दूसरा सवाल यह है, इसमें संक्षेप में जवाब दीजिएगा, कौन कौन से बिल ला सकती है भगवंत मान सरकार? बिल्कुल कमल, आपको बता दें कि पंजाब सरकार का विधानसभा सत्र जो है वो चल रहा है और बजट जो है वो पेश हो चुका है। बजट के ऊपर बहस है वो भी हो चुकी है और उसके बाद लगातार इस सेशन में हंगामा देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात की जाए तो आज जो है 8 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं कि इस सेशन में लेकर आए जाएंगे, जिसमें कि एक सबसे बड़ी बात जो है वो किडनी के मरीजों को लेकर के है। इसको लेकर के मुद्दा ये उठा है कि किडनी के मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जाए और इसके ऊपर जो सेहत मंत्री है उनका भी यही कहना है कि इसके बारे में हमने अभी सोचा नहीं है कि दिव्यांगता की श्रेणी में रखना है या नहीं, पर हाँ इसके बारे में वो जरूर सोचेंगे और आगे जो बात है वो सेंटर तक भी जरूर लेके जाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो किसानों की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं उसके ऊपर बात होगी। साथ ही साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर भी प्रस्ताव है जो वो लाया जाएगा। इसके अलावा अंधाधुंध पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा और वहीं जिस तरह से राज्य में नशे के कारण जो मौतें हो रही हैं उसका आंकड़ा भी जो जारी करने को कहा गया और उसको लेकर के भी प्रस्ताव लाया जा रहा है कि आखिरकार इससे किस तरह से मौतें जो है रोकी जा सकती है नशे। तो इस तरह के तकरीबन 8 प्रस्ताव जो हैं वो आज बताए जा रहे हैं कि आज सदन में लाए जाएंगे और इसके ऊपर जो है वो चर्चा होनी है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये सेशन जो है काफी हंगामे वाला रहा है। उसकी जब शुरुआत हुई थी यानी कि जब गवर्नर भाषण होना था उस अभिभाषण के दौरान ही कांग्रेसियों की तरफ से हंगामा कर दिया गया था और वो भाषण भी गवर्नर पूरा नहीं पढ़ पाए थे। उसके बाद अगले दिन जब बहस होनी थी तब भी मुख्यमंत्री की तरफ से मोर्चा संभाल लिया गया था। आपको ये भी बताया कि मुख्यमंत्री यहाँ पर एक ताला भी लेकर के पहुंचे थे जहां पर उन्होंने कहा कि ये विपक्ष वाली साइड पे लगा दिया जाए ताकि विपक्ष बाहर ना निकल पाए और उस दिन मजबूरन विपक्ष को अंदर बैठना पड़ा था। वहीं पर अगर दूसरी बात की जाए तो बीते दिन जब बजट के ऊपर बहस हो रही थी तब हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि स्पीकर को जो है वो जो 9 कांग्रेसी थे अंदर सदन में उनको बाहर भेजने का जो आदेश है वो देना पड़ा था मार्शलों को। तो ऐसे लगातार बनाया जा रहा है कि अलग अलग दिनों में जो प्रस्ताव है वो लाए जाएंगे, बिल लाए जाएंगे, उसके साथ इनके ऊपर चर्चा होगी, पर सदन जो है काफी हंगामेदार चल। बिल्कुल, आपने ठीक कहा और आज अपडेट आपसे लेते भी रहेंगे सदन की कार्यवाही को लेकर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरसिमरत, आपका आपने जानकारी दी है।